हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 9 एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एमसीक्यूज़। इससे पहले जितने चैप्टर के एमसीक्यूज़ हम कर चुके हैं उन सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट होता है, क्या इम्पैक्ट होता है? ऑप्शन ए डिफॉरेस्टेशन, क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है? ऑप्शन बी राइज इन सी लेवल, सी लेवल जो होता है वो राइज हो जाता है। ऑप्शन सी वेस्ट जनरेशन। ऑप्शन डी रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट होता है वो है ऑप्शन बी राइज इन सी लेवल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर होता है ना वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से सी लेवल राइज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डैश रिसोर्सेज आर दोज विच गेट एग्जॉस्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड यूज़। कौन से रिसोर्सेज होते हैं जिनको यूज़ करने पे वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि धीरे धीरे एग्जॉस्ट होने लगते हैं उनको यूज़ करने पे उन्हें बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डैश मीन्स द एबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन। एनवायरनमेंट की जो एबिलिटी होती है, जितना भी डिग्रेडेशन होता है, वेस्ट होता है, उसको एब्जॉर्ब करने की, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए कैरिंग कैपेसिटी, ऑप्शन बी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो उसको बोलते हैं ऑप्शन बी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। जो एनवायरनमेंट की एबिलिटी होती है ना डिग्रेडेशन को एब्जॉर्ब करने की, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। और केयरिंग कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है जिसमें एनवायरनमेंट के जितने भी फंक्शंस होते हैं ना वो विदाउट एनी इंटरप्शन के, विदाउट एनी डिग्रेडेशन के परफॉर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट आर द टू कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। आपको दो कॉजेज बताने हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के। वैसे तो बहुत सारे कॉजेज होते हैं, आप यहाँ पे कोई भी दो कॉजेज लिख सकते हो। फर्स्ट है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ का जो भी वेस्ट होता है वो कहाँ जाता है, रिवर्स में जाता है, लेक्स में जाता है, जिससे वाटर पोल्यूशन होता है। और इंडस्ट्री का जो स्मोक होता है वो एयर में जाता है, जिससे एयर पोल्यूट होती है। और इंडस्ट्री से नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है। तो फर्स्ट रीज़न क्या है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकेंड कॉज है इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। जब एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स इनका यूज़ किया जाता है ना, और इनका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट और ज़्यादा पोल्यूट होता है। दोनों कॉजेज़ आपको समझ आ गए। पहला था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और सेकेंड था इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। ये तो हमने पहले ही बहुत छोटी क्लास में भी पढ़ा था हमने कि जो ओजोन लेयर है वो कहीं कहीं जगह से डिप्लीट हो रही है, ठीक है। तो उससे क्या इफेक्ट होते हैं, ओजोन लेयर डिप्लेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या इफेक्ट्स होते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है स्किन कैंसर इन ह्यूमन्स। ओजोन लेयर डिप्लीशन से होता क्या है, जहाँ पे ओजोन लेयर नहीं होती है वहाँ से सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है ना वो अर्थ पे आ जाती हैं। तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है वो बहुत ही हार्मफुल होती है ह्यूमन बींग्स के लिए। तो ऑप्शन ए है इसमें स्किन कैंसर इन ह्यूमन्स, जिसकी वजह से ह्यूमन को स्किन कैंसर हो सकता है। ऑप्शन बी है लोअर प्रोडक्शन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। जो फाइटोप्लैंक्टन होता है उसका प्रोडक्शन बहुत कम होने लगता है। हैम्पर्स ग्रोथ ऑफ टेरिस्टेरियल प्लांट्स, और जो टेरिस्टेरियल प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन के तीनों ही कॉन्सिक्वेंसेज हैं। स्किन कैंसर होता है ह्यूमन्स में, लोअर प्रोडक्शन हो जाता है फाइटोप्लैंक्टन का, और इंटेरिस्टेरियल प्लांट्स की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, व्हेन वाज द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेटअप। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कब सेटअप किया गया था? ऑप्शन ए इन 1964, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1994।
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सेटअप किया गया था इन 1974? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1974। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश प्लांट्स यूज द एनर्जी ऑफ सच स्ट्रीम्स टू मूव स्मॉल टर्बाइंस। जो स्ट्रीम्स माउंटेन्स में फ्लो करती है ना, उन स्ट्रीम्स की एनर्जी को यूज़ करके जो स्मॉल टर्बाइंस होते हैं ना, उनको मूव कराया जाता है। तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं मिनी हाइडल प्लांट्स, जिनसे क्या होता है, पावर जनरेशन होती है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है मिनी हाइडल प्लांट से। क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रू फॉल्स बताना है। इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम आर वन ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? जिसमें जो लैंड होती है ना, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। जो भी प्रोडक्टिविटी होती है लैंड की, वो पहले तो धीरे धीरे कम होती है और एक टाइम पे ख़त्म हो जाती है, उसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन के जो जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम। दिस स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इम्प्रॉपर प्लानिंग, और अगर इम्प्रॉपर प्लानिंग की वजह से अगर इरिगेशन सिस्टम को अच्छे से मैनेज नहीं किया गया है तो उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बायोटिक एलिमेंट। इसमें से कौन सा बायोटिक एलिमेंट नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए बायोटिक एलिमेंट कौन से होते हैं। बायोटिक एलिमेंट्स लिविंग एलिमेंट्स को बोलते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, जो भी लिविंग थिंग्स है ना, वो सारे बायोटिक एलिमेंट के अंदर आते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है बर्ड्स, ऑप्शन बी है सनलाइट, ऑप्शन सी फॉरेस्ट, ऑप्शन डी एनिमल्स। जो बायोटिक एलिमेंट नहीं है इसके अंदर वो है ऑप्शन बी सनलाइट। बाकी तीनों बर्ड्स, फॉरेस्ट एंड एनिमल्स, क्योंकि वो लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं इसलिए वो बायोटिक एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर इज ओजोन शील्ड फाउंड। एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में ओजोन शील्ड, जो ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से सन की, वो एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में मिलती है? ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी एग्जोस्फियर, ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन डी है मेसोस्फियर। तो जो ओजोन शील्ड होती है वो होती है स्ट्रेटोस्फियर में। कौन सी लेयर में होती है? स्ट्रेटोस्फियर में होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 11 है, अकॉर्डिंग टू हरमन डेली अ लीडिंग एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट। कौन है ये? एक लीडिंग एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट है। व्हाट शुड बी डन टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन्होंने कुछ ऐसे रूल्स बताए हैं जिनसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं ना, उनको अचीव कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि प्रेजेंट जनरेशन जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से यूज़ करे कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ना वो रिसोर्सेज बच जाएं। ठीक है, समझ आ गया? तो इन्होंने कौन कौन से ऐसे मेथड्स बताए हैं जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सकता है। ऑप्शन ए है लिमिटिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन को लिमिट करना, उसकी ग्रोथ को कम करना। ऑप्शन सेकंड है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस शुड बी इनपुट एफिशिएंट। टाइम टू टाइम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। जितना इनपुट आज हम लगा रहे हैं ना टेक्नोलॉजी की हेल्प से, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से, उसी इनपुट में हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिलना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड नॉट बी हाईली एक्सट्रैक्टेड। जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब कि इस तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए कि वो एक्सट्रैक्ट होने लग जाएँ, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएँ। ऑप्शन फोर्थ है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ शुड नॉट एक्सीड इट्स सब्स्टिट्यूट क्रिएशन। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ उसके सब्स्टिट्यूट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। ये चारों ही मेथड्स ऐसे हैं जिनसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अचीव किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12 है नेम 2 मूवमेंट्स टू प्रिवेंट कटिंग ऑफ ट्रीज। 2 मूवमेंट के नाम आपको बताने हैं जो कि कटिंग ऑफ ट्रीज़ को प्रिवेंट करने के लिए चलाए गए थे, यानी कि पेड़ों को बचाने के लिए जो मूवमेंट्स को चलाया गया था उनके नाम आपको बताने हैं। तो 2 फेमस मूवमेंट्स है, पहला है चिपको मूवमेंट और दूसरा है अपिको मूवमेंट। दोनों के नाम आपको याद करने हैं।
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंडियन इकोनॉमी के लास्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़। सारे चैप्टर के एमसीक्यूज़ हमने कर लिए हैं, लास्ट चैप्टर बचा है जिसके एमसीक्यूज़ हम कल कर लेंगे। अगर आपको मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। थैंक यू।